पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें आवाज़ देता हूँ कि मैम आप तशरीफ़ लाएँ और आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं मोहतरमा उज़्मा जाफ़री साहिबा। हम इन दोनों मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं जश्न अदब के इस स्टेज पर और जश्न अदब के इस दूसरे दिन के दूसरे खूबसूरत सेशन पर। मोहतरमा सलमा सुल्तान साहिबा तशरीफ़ लाती हैं। आपका जश्न अदब के इस स्टेज पर ज़ोरदार इस्तकबाल, खैर मक़दम, वेलकम और आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं मोहतरमा उज़्मा जाफ़री साहिबा। अंदाज का उजाला, मैं मैम से दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। नाजरीन आदाब, नमस्कार। मैं उज़्मा जाफ़री जश्न अदब के इस मंच से, जश्न अदब की जानिब से आप सबका पुरखुलूस खैर मक़दम करती हूँ। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले इसके फाउंडर और बानी रंजीत सिंह चौहान साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कोरोना के इस दौर में भी वो इस तरह का प्रोग्राम और वो भी 3 दिन का प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पर अपने दम पर ज़रूर अंजाम लाते हैं। हर सेशन रंजीत का पहले से बेहतर होता है और हर सेशन में इस बात का भी मैं बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जो बेहतरीन हस्तियाँ होती हैं इस जश्न अदब के सेशन की, वो रंजीत उनका सेशन मुझे करने का मौका देते हैं। बेहद शुक्रिया। जिन हस्तियों से मिलने का कभी ख्वाब देखा था बचपन में कि ये जिनको देख के बड़े हुए और कभी सोचा था कि पता नहीं ज़िंदगी में इनसे मुलाकात का मौका मिलेगा, ये ख्वाब ही था और ये ख्वाब को रंजीत हर बार मेरे लिए ज़रूर उस ख्वाब को पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया रंजीत एक बार फिर से। और मैं चाहूँगी सेशन की शुरुआत से पहले एक बार खूब सारी तालियां रंजीत के लिए। अब और ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो आज की हमारी ख़ास मेहमान इस सेशन की हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चंद लाइनें मैं उनके लिए लिख कर लाई हूँ। कोई इस चेहरे की सादगी पर फिदा हुआ तो कोई इनके अंदाज पे मर मिटा। दूरदर्शन का वो चेहरा जो आज भी लाखों करोड़ों में दूर से पहचान लिया जाता है। बालों में गुलाब और साड़ी के पल्लू का वो खास अंदाज, और अंदाज का कायल था पूरा हिंदुस्तान। हर किसी को बस इंतज़ार रहता था रात के उस बुलेटिन का जिसमें ये खूबसूरत चेहरा खास अंदाज और बेहद सादगी के साथ आकर न्यूज़ पढ़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1967 से लेकर 3 दशक तक टेलीविज़न के एक दिलकश चेहरे और दूरदर्शन के बेहतरीन न्यूज़ एंकर सलमा सुल्तान जी की। मैम बहुत खैर मकदम है आपका, पुरखुलूस खैर मकदम में करती हूँ आपका जश्न अदब में। तलफ़ुज़ ऐसा कि हर नुक्ता, हर हरकत टू द पॉइंट। मैम कहाँ से शुरू हुआ ये सफ़र? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन मेहमानों को जो यहाँ मौजूद हैं और बड़ी हिम्मत करके आए हैं और तकलीफ़ करके आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सारे लोगों का जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, दूर से देख रहे होंगे, और वैसे आदत भी है मुझे ऐसे ऑडियंस की कि जो दूर से देखते थे, लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ लोगों से मुझे आमने सामने बात करने का मौका मिल रहा है। रंजीत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। आपका सवाल है कि मेरे कैरियर की शुरुआत कहाँ से जी, हुई? कभी सोचा था मैम बचपन से कि टेलीविज़न पर आएंगी या कोई शौक़ था टेलीविज़न पर आने का? नहीं उज़्मा, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसमें प्लानिंग का हाथ बहुत कम है और इत्तेफाक का हाथ बहुत ज़्यादा है। और ये भी इत्तेफाक है कि वो सारे इत्तेफाकात बड़े खूबसूरत हुए हैं। तो टेलीविज़न भी एक इत्तेफाक था। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे कहते हैं ना कि पता चल जाता है बचपन से ही कि आपका रुझान कहाँ है। तो मेरा भी रुझान ये था कि बहुत स्टेज पे रहते थे, डिबेट्स करते थे, और किताबें जो थी क्लास में रहती थी, हम स्टेज पर मौजूद रहते थे। तो उस वक्त जब टेलीविज़न आया 59 में, तो जी। उस वक्त तो पता नहीं था क्योंकि मैं भोपाल से हूँ और मैं स्कूल में थी। लेकिन मेरी जो बहन है वो मेंबर पार्लियामेंट थी, तो 60s में वो दिल्ली में थी, तो दिल्ली में आना जाना होता था। तो एमए करने के बाद ये हुआ कि क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत इस बात पे यकीन रखते थे कि लड़कियों को कुछ काम करना चाहिए, उनको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए।
तो जब मैंने एमए कर लिया तो उनका एक ख़त आया मेरी बहन के पास कि भाई इन्होंने एमए कर लिया है और अब ये आगे क्या करना चाहती हैं। तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इन्होंने अब एमए कर लिया, इनकी शादी कब होगी। सो तो सो बहुत अनयूजुअल था अनयूजुअल था और माँ बाप भोपाल की के तरफ से। बैकग्राउंड में भी अनयूजुअल था क्योंकि वहाँ तो बहुत कम उम्र में जी लड़कियों की जी। शादियाँ हो रही थी। तो मेरे रुझान को देखते हुए फिर टेलीविज़न किसी ने सजेस्ट किया और मैं अपनी पढ़ाई के दौरान ही मैंने ज्वाइन किया, शुरुआत की एज एन अनाउंसर। जी। टेलीविज़न ये आपने बताया कि ख़त लिखा था, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया में जाने से लेडीज़ को ज़्यादातर रोका जाता है, और वो वक्त जब इतना पुराना था तो उस तरह का कोई रिलेक्टेंस नहीं था फैमिली की तरफ से कि कोई और करियर क्यों नहीं, मीडिया क्यों? नहीं, मेरे जो घर के बैकग्राउंड थी उसमें ज़ाहिर है मेरे फादर की इस रोशन ख़्याली का बहुत बड़ा हाथ है जी क्योंकि मेरी जो बहन थी उनमें और मुझ में 20 साल का फ़र्क था। अ, और उन्होंने जब वो शायद 25 साल की थी तो उन्होंने भोपाल में असेंबली का इलेक्शन लड़ा था, जो मेरे फादर जी। ने ही उनको इनकरेज किया जो था। बहुत फिर से बहुत अनयूजुअल बहुत बात ही है। जी अनयूजुअल बात है। तो उसके बाद मीडिया में मेरा आना तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी क्योंकि जब घर में इतनी रोशन ख़याली जी है जी। सो ये एक बहुत कुदरती अमर था। और मुझे लगता है कि उस ज़माने में भोपाल में जो है क्योंकि एक बेगमात का शहर रहा है, वो 100 साल वहाँ औरतों ने हुकूमत की है, तो वहाँ औरत का अपने पाँव पे खड़ा होना या ख़ुद एतमाद होना या कुछ करना बहुत ताज्जुब की बात नहीं समझी गई। अच्छा। तो ज़ाहिर है जी। बहुत इस बात का लोगों ने खैर मकदम किया और बहुत इनकरेज किया। मैम ये तो रहा अनाउंसर का, उसके बाद न्यूज़ का सफ़र, न्यूज़ कैसे पढ़नी शुरू करी आपने दूरदर्शन पे? बहुत अजीब व गरीब इत्तेफाक अच्छा। वो ये है कि जब हम अनाउंसमेंट करने जाते थे तो हम लोगों की बाकायदा ड्यूटी शुरू हो जाती थी और वो ट्रांसमिशन चलता था 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। और उस ज़माने में तरीका था कि जो पुराने लोग उन्होंने देखा होगा कि हर प्रोग्राम के बाद अनाउंसर आके कुछ अनाउंस जी करती थी। तो 2 बजे मेकअप लगाने के बाद 10 बजे तक आप बैठे हो, दो दो लाइनें बोल रहे हैं। शुरू में तो अच्छा लगता था लेकिन बाद में ना बड़ी परेशानी होने लगी। तो मैं देखती थी कि जो न्यूज़ रीडर थी, प्रतिमा जी थी उस ज़माने में, एक ही न्यूज़ रीडर थी उस ज़माने में और एक गोपाल कौल थे। तो वो लोग आते थे आराम से 4-5 बजे, न्यूज़ पढ़ी और उसके बाद चले गए। तो बड़ी हसरत होती थी। तो हमारे जो मेंटोर थे जीडी शुक्ल साहब, तो मैं अक्सर उनसे कहती थी शुक्ल जी हम कब न्यूज़ पढ़ेंगे। अच्छा मौजमा उस वक्त एक बात और भी थी कि उस वक्त यंग लोगों को न्यूज़ का चांस नहीं दिया जाता था क्योंकि उनका सोचना था, और मैं समझती हूँ शायद कुछ हद तक सही भी है, कि जब आप एजुकेटेड ज़्यादा हो जाएं, आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए तो आप जी। न्यूज़ पढ़ें तो लोगों में एक क्रेडिबिलिटी होगी, जी ट्रस्ट डेवलप होता ट्रस्ट है। डेवलप जी। होगा। लेकिन उस वक्त ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो जो मेल न्यूज़ रीडर थे वो न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहते थे और उनकी बड़ी इस बात में बहस होती रहती थी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उस दिन मेरी अनाउंसमेंट की ड्यूटी थी, उनकी न्यूज़ की ड्यूटी थी, लेकिन वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया और कहा कि भई आप हमसे पढ़वाइए न्यूज़। अच्छा। तो ज़ाहिर है अब इस मुंडे सर पे कौन न्यूज़ पढ़वाता। पूछा भई अनाउंसर कौन है? उन्होंने कहा सलमा है। मुझे बुलाया गया, आप पढ़ेंगी न्यूज़? तो मैं तो फ़ौरन तैयार हुई, जी बिल्कुल पढ़ूंगी। ऐसा मौका, देखिए ये नहीं सोचा था कि न्यूज़ पढ़ने में होगा क्या। खैर बहरहाल कॉन्फिडेंस था, गए वहाँ पर। अच्छा उस वक्त उसमें फिल्म्स भी नहीं होती थी, यानी आप 8 मिनट तक 10 मिनट तक ऑडियंस को फेस कर रहे जी हैं, विच इज़ क्वाइट ए स्ट्रेन। जी। जी। लेकिन क्योंकि शौक़ था तो शुरू हो गए, लेकिन उस शौक़ में इतना जल्दी न्यूज़ बुलेटिन पढ़ दिया और लगा कि हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छा। और वो बुलेटिन जो 8 मिनट का था वो 5 मिनट में ख़त्म हो अच्छा। गया। लेकिन हमें कुछ अंदाज़ा नहीं, हम बहुत खुश कि हमने बहुत तीर मार लिया। जी। और हम अंदर जब पैनल पे गए कि जब हम जाएंगे तो बहुत वाह-वाह होगी, तो वहाँ सब सर पे हाथ रखे बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा ये इतनी उदासी क्यों है भाई, ये मातम क्यों हो रहा है। तो पता चला कि वो सब प्रोग्राम ख़राब हो गया, उनको एक फ़िल्म ओ चलानी पड़ी फ़िलर के लिए। फिलर के तो लिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इससे बेहतर है कि अब इनको ट्रेन करो। तो इस तरह मुझे
न्यूज़ पढ़ने का मौका मिला। चलिए मैम, ये तो बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस आपने बताया। अब ये पहले दिन से ही साड़ी पहन के जो ख़ास अंदाज आपका गुलाब का फूल लगाने का था और साड़ी का पल्लू इस तरह लेने का था, तो जाहिर सी बात है वो पहले दिन तो आपको अचानक कहा गया था न्यूज़ पढ़ने के लिए, तो ये स्टाइल कब और कैसे डेवलप हुआ? उस ज़माने में कोई फैशन डिज़ाइनर्स तो होते नहीं जी। थे और ना कोई वहाँ बताने वाला था क्या करना है। साड़ी तो हम लोग को पहनना ही थी, क्योंकि साड़ी न्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी थी और मुझे पसंद भी बहुत है। उसका तरीका ये था कि वो जो साड़ी तो आपको बदल बदल के पहनना पड़ती है ना, और ख़ास तौर से जब कलर टीवी आ गया तो ये बहुत मुश्किल हो गया कि अगर गुलाबी साड़ी है और जी। आपके पास हरा ब्लाउज़ है, क्या किया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने तरीका निकाला कि साड़ी का स्टाइल ये किया जाए कि एक पिन यहाँ लगाया जाए, फिर उसको पीछे लूप बनाया जाए, फिर दूसरा करके यहाँ, तो वो एक वी बन गया। तो इतने ब्लाउज़ ख़रीदना नहीं पड़े, तो जो ब्लाउज़ की कमी थी वो वी ने मेरी जी, पूरी तो कर दी। मतलब वो बहुत सारी साड़ियों पे आप 2-3 ब्लाउजेज़ में काम चला और लेती बड़ी थी। मुश्किल होती थी जब वहाँ मैं देखती थी कि आज चार्ट में दूसरा कौन इंग्लिश का न्यूज़ रीडर है, क्योंकि वो पिन मुझे लगवाना पड़ते थे पीछे। जी। और मुझे देखते से कहती हैं कि हमारी न्यूज़ है, तुम पिन लगाने के लिए हमसे मत कहा करो। मैंने कहा कहती प्लीज़ प्लीज़ आज। सो इस तरह से ये जो था ये एक वीकर स्टाइल बना। जी, और फूल के पीछे की क्या कहानी है? मैम, आपके फूल की तो मैं भी बचपन से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि जब शायद आपसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं भी कोशिश करूँगी, लेकिन वो नहीं लग पाया फूल। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल, और सलमा सुल्तान के नाम के साथ उनको क्वीन ऑफ दूरदर्शन के साथ क्वीन ऑफ रोज़ेज़ भी कहा जाता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी? उसमें कहानी मैं पता नहीं, शायद ये शायद 1000वां एपिसोड होगा जब मैं गुलाब की कहानी सुना रही हूँ। अच्छा। और मुझे अब इस गुलाब से जलन हो गई है कि वो मुझे लगता है ये मेरा रकीब बन गया है या ये मेरा आधार कार्ड बन गया है, क्योंकि इंतहा ये है कि अगर आप मार्केट में भी गए हैं शॉपिंग करने, और ज़ाहिर है जी। मार्केट में आप तैयार होके नहीं जाते, तो पहला सवाल ये होता है कि मैडम गुलाब कहाँ है। जी। तो तो ये जो रकीब है मेरे गुलाब, इनकी कहानी ये है कि मेरे गार्डन में बहुत गुलाब थे, तो अचानक बैठे बैठे ख्याल है कि अच्छा आज गुलाबी साड़ी पहन रहे हैं, तो गुलाबी गुलाब लगा के देखते हैं। लगाया, अच्छा लग रहा था। अच्छा उस वक्त ये भी था कि आपने न्यूज़ पढ़ी और फ़ौरन फ़ोन आने लगते थे और फ़ौरन लेटर्स आने लगते जी। थे, तो इमीडिएट रिएक्शन होता था, तो बहुत अच्छे रिएक्शन हुआ। ठीक है, दूसरे दिन भी गुलाब लगा के चले गए, लेकिन उसके बाद नहीं लगाया। तो जो नहीं लगा तो बेहद हंगामा हुआ। मतलब ये हुआ कि हम आपको गुलाब के बगैर नहीं देखना चाहते। तो फिर वो एक ज़रूरत बन गई थी और एक मजबूरी बन गई थी, और जी। फिर गुलाब मेरे साथ है और कहानी मैं सुना रही हूँ आपको। जी। मैम, कहानी ये चिट्ठी चिट्ठी की और टेलीफोन की इस वक्त बात हुई, तो थोड़ा सा मैं जब रिसर्च कर रही थी, जब मुझे ये सेशन दिया गया, तो ये भी निकल के आया कि एक शख्स ने एक लेटर कभी लिखा जो कहा कि भाई ये रोज़ रोज़ आपसे इल्तिजा की कि आप रोज़ रोज़ ये नई नई साड़ियाँ मत पहन के आया करें, और मेरी जो बेगम हैं वो भी यही फरमाइश करती हैं। तो ये चिट्ठी बहुत दिलचस्प थी, हम चाहेंगे आप बताएं लोगों को। हाँ, वो ये था कि हम लोग ज़ाहिर है साड़ियाँ तो पहन जाते थे, तो हमारे यहाँ वहाँ पर एक चपरासी हुआ करते थे, उनका नाम था बड़कू राम। और उनका सिर्फ काम ये था कि मेमोज इशू करना जिसने कोई गलती। तो मैं न्यूज़ पढ़ने जा रही थी, तो मैंने देखा वो पीछे पीछे मेमो लेके आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि बड़कू राम जी इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करिए, मैं न्यूज़ पढ़ने जा रही हूँ। खैर न्यूज़ पढ़ने के बाद है तो फिर वो मेमो दिया गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि माननीय महोदय, आपकी जो समाचार वाचिका हैं सलमा सुल्तान, वो रोज़ साड़ियाँ नई बदल बदल के आती हैं और मेरी पत्नी ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है, तो कृपया उनसे आप निवेदन करें कि वो साड़ी नई नई पहनना बंद करें और कोई उनका आप यूनिफॉर्म बना दीजिए। सो मुझ पे उससे मांगा गया कि आप कमेंट करें, तो मैंने कमेंट तो कुछ नहीं करा, उसको उठा के पर्स में रख लिया। तो साड़ियाँ मैं पहनती रही। अब उनकी बीवी ने उनका क्या हश्र किया होगा, तो अल्लाह खैर करे उसकी। जी। मैम, यहाँ पे अंदाज की बात चल रही है, तो जितने न्यूज़ रीडर्स उस वक्त होते थे, आपका ये साड़ी और गुलाब का अंदाज था, मिनी मैम के हेयर स्टाइल था, नारंग जी का वो
छोटा सा एक यहाँ पे वो रखते पेन थे, रखते। हैंकी हैंकी भी रखते थे, अच्छा। मैचिंग जी। तो वो जो ये अंदाज था, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टाइल स्टेटमेंट उस वक्त बन गया था। अब जाहिर सी बात है उस वक्त आप सेलिब्रिटीज से कम नहीं थे, तो वो जो स्टाइल स्टेटमेंट और ये अंदाज का जादू, वो आप लोगों पे कैसे चलाते थे? अभी भी हम बात करें घर घर में, मतलब इतना अफेक्ट के लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक यूनिफॉर्म बना दी जाए, तो ये जादू कैसे चला? नहीं, जादू वही होता है जो चलाया ना जाए और असर कर असर जाए। कर जाए। तो हम लोग कोई ये कोशिश नहीं करते थे कि हमको क्या जादू चलाना है। हमारी कोशिश होती थी कि हम अपने को इम्प्रूव करते रहें, हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहांस करते रहें। तो उसमें हर एक अपने हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी पे काम करता था। और उसको आप जादू कह रही हैं तो जादू चलता था। एक और ख़ास अंदाज़ जो लोगों को आपका पसंद था, वो बुलेटिन के वक्त ख़त्म होने के वक्त जो आप मुस्कुरा कर उसको ख़त्म किया करती थी, उसका सबको बहुत इंतज़ार रहता था। तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी वजह से नहीं मुस्कुराई, तो कोई खत आया हो कि भाई आज नहीं मुस्कुराई, अच्छा नहीं लगा, या वो ख़ास डिमांड पे होती हो वो मुस्कुराहट? उसमें उस वक्त ये अच्छी बात ये थी कि जो हमारे दर्शक थे वो लगता था जैसे फैमिली का एक हिस्सा हैं। जी। मुझे कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता था कि जाहिर है आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप बहुत अपनी पर्सनल बातों को अलग करके ही जी। पढ़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जो ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ तक ख़त आते थे कि आज आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में कुछ उदासी थी, उसकी क्या वजह है, या आज आपके गुलाब का रंग थी, ये 2 रंगों का गुलाब है। नहीं, लोगों को मुझसे ज़्यादा शिकायत रही कि मैं न्यूज़ बहुत सीरियस तरीके से पढ़ती हूँ और आखिर में मुस्कुराती हूँ बहुत हल्के से। हाँ, तो उसके बारे में मैंने उनसे कई बार कहा कि आप मुझे माफ़ करें, मुझे ये बताएं कि न्यूज़ इतनी गंभीर है और हम किसी बहुत ही गंभीर न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और उसमें अगर हम मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराना फिर आदत बन जाता है तो कैसा लगेगा? कि न्यूज़ इज़ अ सीरियस थिंग, लेकिन हो सकता मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ख़तरनाक लगता होगा, तो मैं बाद में कॉम्पनसेट कर देती थी मुस्कुरा के। जी। मैम, यहाँ पे इमोशंस की बात चल रही है कि मैं भी न्यूज़ से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर घर से निकलें किसी बात पे नहीं है पढ़ने का दिल या कुछ, तो वो जो तासुरात हैं वो हमारे चेहरे पे नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है। वो एक डेकोरम है जिसके अंदर हमको न्यूज़ पढ़नी है। लेकिन आपके करियर में ख़ास उस बात से पहचाना जाता है, उस इंसिडेंट से, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और आपकी आंखों में लोगों ने उसको फील करा कि आप उसको कितना अंदर से महसूस कर रही हैं, कि आपकी आंखें नम हो गई थी। इसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ। उसका जवाब ये है कि लोगों के जहन में शायद वो नक्श हो गया है, क्योंकि लोगों ने शायद उसको खुद बहुत महसूस करके देखा। लेकिन उससे पहले कितनी ख़बरें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और मेरा ये मानना है और हमेशा रहा है जब मैं न्यूज़ पढ़ी कि न्यूज़ में आप अपने ज़ाती इमोशन को सामने नहीं ला सकते, ना आपको लाना चाहिए। बिकॉज़ आप एक फ़ौजी की तरह हैं जो जंग में जाता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है। तो न्यूज़ का भी एक डिसिप्लिन था जो हम लोगों ने बरकरार रखा, और कितनी ट्रेजेडीज़ हुई जिनके बारे में और लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अब ये अलग बात है कि लोगों को मेरी आंखों में ज़्यादा आंसू दिखाई दिए, लेकिन ज़ाहिर है एक बहुत ही तकलीफ़देह ख़बर थी। जी। तो चेहरे के जो तासुरात थे वो उतने ही थे जितने कि आपको रखना चाहिए न्यूज़ पढ़ते वक्त। तो मेरा जवाब तो यही है। कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा इस लंबे करियर में जो आप यहाँ बैठे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगी? जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जिनको आपने आज तक याद रखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा गुदगुदाने वाला आप बताना चाहिए लोगों को? हाँ, बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम लोग पहले तो हम लोग पेपर से न्यूज़ पढ़ते जी। थे करके, फिर उसके बाद एक टेलीप्रॉम्प्टर आया गया जिसमें कि सामने कैमरा है और पेजेस उसमें आते हैं, और एक बंदा सामने बैठा, पास में बैठा रहता था जो अपने पाँव पाँव से उसको चलाता था। अच्छा। तो हमारा पूरा जो जान थी उसमें लगी रहती थी, और हम हाथ से उनको बताते रहते थे अब धीरे कर दीजिए, अब थोड़ा सा वो कर दीजिए। अच्छा, उस ज़माने में जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, हमारी प्रिंटिंग टाइपराइटर्स थे,
वो पुराने थे, क्योंकि टेलीविज़न बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ों से लेके बना था। तो वो जो टाइपराइटर था वो इतना बेचारा पुराना हुआ था कि उसकी नीडल्स उचकने लगी थी, अगर का लिखना हो तो खा लिख देता था, खा लिखना हो तो गा, क्योंकि वो आजिज़ आ चुका था लिख लिख के। तो हम लोग जाके कहते थे अपने एडिटर से कि प्लीज़ इसको अब बदलवाइए, और आधे से ज़्यादा हम लोग हाथ से लिखते थे। लेकिन बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती थी जो हम वहाँ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देती थी, बट वो आके हमको दी जाती थी। तो मैं तो न्यूज़ अपनी पढ़ रही थी, लोगों को तो पता नहीं था, आराम से पढ़ी थी। एक साहब ने आके उसके अंदर एक पेपर रखा, वो स्क्रीन पे आया, तो उसमें जो कुछ भी मैटर था, बट उसमें एक लाइन ऐसी थी कि जिसका मतलब था कि पुराने ज़माने में औरतों को पर्दे में बंद रखा जाता था। तो जब वो लाइन आई तो उसमें जो थे वो नीडल उचक के रा इधर चला गया था और खा उधर चला गया था, और वो पढ़ा जा रहा था कि पुराने ज़माने में औरत को बंदर खा जाता था। तो सो लेकिन वो एक 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 फ्लैश की तरह मेरा है कि ये बंदर नहीं खा सकता, ये होगा बंद रखा जाता था। तो मैंने बंद रखा जाता था पढ़ा, लेकिन उस पे ये आ रहा था कि क्योंकि वो नीडल उलट के इधर आ गई थी, रा इधर उचक के आ गए थे और खा वहाँ बैठ गए थे जाके। सो उससे इस तरह की बहुत सी बातें वहाँ होती रहती और हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो वैसे भी एक्सपेक्ट की जाती है हर न्यूज़ एंकर से, आज की हाँ, तारीख में भी कि इत्तेफाक टेलीप्रॉम्प्टर। था, जी बिकॉज जी उस वक्त फ्रेश मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको ये सोचना है कि नहीं, ये बंदर नहीं हो सकता। वैसे औरतों को बंदर खा भी सकता है, औरतों को औरतों औरतों के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन बहरहाल उस वक्त ये था कि औरतों को पर्दे में बंद रखा जाता था। तो एक ये इंटरेस्टिंग किस्सा है। खैर अब लग रहा है इंटरेस्टिंग, उस वक्त तो कितना वक्त मैम देना पड़ता था उस वक्त एक बुलेटिन को? जैसे आज हम अगर बात करें तो हमारे बिल्कुल लगातार बुलेटिन्स, मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी बहुत साल पहले, तो न्यूज़ एंकर एज मैंने कई चैनल्स में लगातार काम किया, तो वो लगातार 8-8 घंटे की ड्यूटी, हम लोगों को बीच में बस 2-2 मिनट का गैप मिलता था। तो तैयारी वगैयारी करने का हम लोगों को मौका नहीं मिलता। तो उस वक्त पे आप एक बुलेटिन को कितना वक्त पहले देती थी, बाद में देती थी, और कितना अपडेटेड उस वक्त रहना पड़ता था जो न्यूज़ चल रही है? आज तो एंकर्स के पास बिल्कुल बिल्कुल बॉम्बार्डिंग है न्यूज़ की। आपने देखा है रफ्तार न्यूज़ का ज़माना है, वो 1 घंटे में 100 न्यूज़ दिखाना, और वो तो उस वक्त पे कैसा होता था? नहीं, तैयारी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा करना पड़ती थी। बुलेटिन कुछ लोग एक पढ़ते थे, कुछ लोग दो दो बुलेटिन पढ़ते थे, और तैयारी बहुत प्रिसाइज होती थी। क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता था कि जो न्यूज़ जब जारी होती तो हमारे एक ड्यूटी रूम में एक ड्यूटी ऑफिसर्स होते थे, जिनका काम ये होता था कि वो एक एक बारीकी को देखें, एक एक तलफ़ुज़ को देखें, और फिर दूसरे दिन एक मीटिंग होती थी, मीटिंग में उसको डिस्कस किया जाता था, और अगर एक लफ्ज़ का भी तलफ़ुज़ गलत हो या कोई गलती हो तो उससे आपको बताया जाता था। तो ये ट्रेनिंग हमारी उस तरह हुई थी। वहाँ पर इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि आपने 5 मिनट में 100 न्यूज़ पढ़ी, जी या उसकी कोई जल्दी नहीं थी। न्यूज़ की एक बहुत गरिमा थी, जी और मैं समझती हूँ कि दूरदर्शन इस गरिमा को बना के रखा, जी, और आज तक भी बनाए रखे बनाए हुए हुए हैं जी। बिल्कुल। उस वक्त और आज की बात चल रही है, तो ये जो एक ट्रांजिशन फेज़, बल्कि ट्रांजिशन फेज़ नहीं मैं कहूँगी, उस वक्त पे रुकावट के लिए खेद होता था जब आप होती थी, और आज की डेट में ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है। हर चैनल की यही होड़ होती है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ या सबसे पहले जो न्यूज़ ब्रेक करें। तो ये जो लंबा फासला है रुकावट के लिए खेद से लेके आज की ब्रेकिंग न्यूज़, इसको किस तरह से देखती हैं? और आज जो मीडिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा ये मानना है कि शायद ये वक्त की डिमांड है, और उस डिमांड को जो चैनल से बड़ी ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि होना ये चाहिए कि आपको लोगों को क्या देना है, ना कि ये कि एक सोसाइटी का जब बदलाव आता है, दुनिया में बदलाव आता है, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बदलाव की वजह चाहे कुछ भी हो, उसके रीज़न्स चाहे कुछ भी हों, लेकिन आप एक ऐसी चीज़ लोगों को दें जिससे कि लोग
अच्छाई को अपनाएं, एक मेथड को अपनाएं। अगर लोगों को ये पसंद है, रफ्तार पसंद है, तो वो कौन लोग हैं? मैंने तो ये लोग जी कह जी के सुना, बिल्कुल। जितने भी समझदार लोगों कि भाई हम न्यूज़ नहीं देखते क्योंकि हमारी समझ में ही नहीं आता हमें। ये जो एक पूरा उसमें हंगामा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं तारीफ़ बहुत करूँगी जो हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। वो कर रहे हैं जो उनसे करवाया जा रहा है। तो ये तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे अभी तक तो नहीं लगता है कि उन्होंने सोचा इसके बारे में। मैम वही एक सवाल जो सबको हमेशा मुझे भी मीडिया से जुड़े हुए परेशान करता है कि जो परोसा गया है वो पसंद आता है या जो पसंद आ रहा है वो परोसा जा रहा है। तो जो आपने अभी कहा कि वो बात कुछ समझ में नहीं आती कि अगर इतना क्रिटिसिज्म है तो फिर किसके लिए बन रही है वैसी न्यूज़, जब लोग देख रहे हैं तभी शायद बन रही है। तो मैं इसको नहीं मानती। मैं ये कह रही हूँ कि जो सही है उसको भी दे के देखिए ना, और जो चीज़ सही होती है उसको रजिस्टर करने में शायद टाइम लगे, लेकिन आप वो क्वालिटी तो आप लेके आइए ना। अगर हम इस बात पे भरोसा करके बैठ जाएं कि भाई लोगों को यही चीज़ पसंद है, तो बात तो फिर वहीं ख़त्म हो जाएगी ना। आप देखिए ज़बान कितनी बिगड़ गई है, जी बोलने का तरीका बिगड़ गया है। पहले ये था कि न्यूज़ लोग इसलिए सुनते थे कि वो ज़बान को सही करें, और हम लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी गलती जो है माफ़ नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी जो एक गलती हो रही है उसको लोग सीख रहे हैं। तो ये अवेयरनेस जो है वो मेरे ख़्याल से मैं समझती हूँ ज़रूरी है। जी, जी। और शायद इस चीज़ का पीछे रीज़न ये भी है कि उस वक़्त पे एक ही चैनल होता था, उसी को लोग देखा करते थे, परोसा कम जाता था। आज बहुत चॉइसेस हैं हमारे पास, होड़ लगी हुई है चैनल्स की। अगर एक अच्छा नहीं दिखा रहा तो दूसरे पे देखें, दूसरे का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं तो तीसरे को देखें। तो शायद वो जो बदलाव जब से लेके अब तक आया है, उसका एक रीज़न भी है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। उस वक्त पे क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, तो आजकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है चैनल्स की। अब ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्वांटिटी में जाएंगे जी या क्वालिटी में जाएंगे। जी और ये डिसीशन जब लिया जाएगा तो उसके असरात भी दिखाई देंगे। मैम, उस वक्त जब आप न्यूज़ पढ़ती थी, उस वक्त हम आज के शौक़ के बारे में बाद में आएंगे, उस वक्त आपके और क्या क्या शौक़ रहा करते थे और वक्त मिलता था अपने शौक़ पूरा करने के? हाँ, वक्त मिलता था, क्योंकि मैं समझती हूँ कि 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे जी में इस ओनली टाइम मैनेजमेंट कि आप उसको किस तरह करें। तो उसमें घर भी देखते थे, बच्चों को भी देखते जी। थे, अपने शौक़ भी पूरे करते थे। और शौक़ रहे मेरे म्यूज़िक का, कुछ लिखने का, अच्छा। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने जी का। जी जी। अच्छा, न्यूज़ के बाद आप डायरेक्शन में आई, तो जी। ये कभी सोचा था कि मतलब ये अगेन प्लान था कि डायरेक्शन में आएंगी, या किस चीज़ ने आपको लुभाया डायरेक्शन की तरफ आने के लिए? न्यूज़ जब मैं पढ़ती थी, तो जब काफ़ी साल पढ़ लिया तो मुझे लगता था ये बहुत रूटीन हो गया, इसमें अब कोई चैलेंज नहीं है, मतलब कुछ और करना चाहिए। लेकिन क्या कुछ और करना चाहिए, वो कोई इसकी दिमाग में तस्वीर बनती नहीं थी। तो हमारे दूरदर्शन में ज़माने में एक प्रोग्राम आता था, एक कहानी, और एक कहानी बनाती थी एक मंजू सिंह जो बॉम्बे की थी। तो मैं देखती थी कि यंग सी लड़की आती है और इतना अच्छा प्रोग्राम हुँ। प्रोड्यूस करती हैं, डायरेक्टर हैं। तो मैं इसको बहुत एडमायर करती थी दिल दिल में। और ये करते करते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी इस तरह कोशिश करके देखूं। हालांकि मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हमेशा की आदत रही कि कुछ चीज़ अगर दिमाग में आई है तो गो फॉर इट, चैलेंज करो अपने आप को। जी। तो फिर मैंने पंचतंत्र सोचा मैं बनाऊं, और पंचतंत्र का प्रपोज़ल मैंने दूरदर्शन को दिया। तो इस तरह से फिर डायरेक्शन की शुरुआत हुई। और डायरेक्शन आपने सीखा ऑन द सेट सी, कि पहले इसकी कोई ट्रेनिंग पहले अलग से ली? बिल्कुल नहीं पता था कि डायरेक्शन कैसा होता है। ये कहा जाता है ना कि व्हेन इग्नोरेंस इज ब्लिस, ब्लिस। इट्स फॉली टू बी वाइज। तो टोटल इग्नोरेंस थी, लेकिन जज्बा और शौक़ था। तो जब ये शुरू करा तो बिल्कुल नहीं आता था, तो ऑन द जॉब सीखा। और पंचतंत्र के बाद फिर बहुत सीरियल्स बनाए। एक बना मैंने सुनो कहानी, जिसमें जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी कहानियों को लेके डिपिक्ट किया।
और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर वो सिलसिला बहुत आगे तक चलता जी, रहा। आपका सबसे पसंदीदा आपका बनाया हुआ प्रोग्राम? नहीं, मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद है, सुनो कहानी बहुत पसंद है। फिर मैंने दूरदर्शन के लिए एक सीरीज़ की थी जलता सवाल, जिसमें अलग अलग टॉपिक लिए थे, जी। यू नो, डाउरी के बारे में, रेप के बारे में, वर्किंग वुमेन के बारे में। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी फेवरेट प्रोग्राम्स ऑफ जी, माइन। ये जलता सवाल के बारे में आपने बताया तो मैम तारीफ़ों के साथ-साथ कई बार निंदा भी होती होगी कि भई इस तरह के आप टॉपिक्स क्यों उठा रही हैं, या जैसे होता है हमेशा कि एक प्रोग्राम की बहुत अच्छाइयाँ भी आती हैं और बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो इस तरह का क्रिटिसिज़्म, क्योंकि ये समाज की बुराइयों को उजागर कर रहा था, तो ऐसा मिला इस प्रोग्राम में कभी? हमारे जो दर्शक थे वो बहुत अच्छे हैं और अभी तक भी बहुत अच्छे। अब देखिए ना, कोविड है चारों तरफ, लेकिन बैठे हुए सुन रहे हैं ना यहाँ पर। सो नहीं, उसकी बहुत तारीफ हुई, क्योंकि उसमें अच्छाई बुराई का बात नहीं था, उसमें कुछ सच्चाइयाँ थीं जिनको बहुत तरीके से पिरोने की कोशिश की थी, तो बहुत लोगों को पसंद आया था। डायरेक्शन रहा। अब मैम अगेन मैंने थोड़ा सा रिसर्च में ये पढ़ा कि अब आपने एक नई पारी की शुरुआत की है, आप डिज़ाइनर हैं और साड़ियाँ डिज़ाइन कर रही हैं। ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नहीं, उसमें प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, करना और है। वो भी क्रिएटिविटी करना है। जी। सो मैम ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है और इसको सराहना चाहिए कि इंसान खाली नहीं बैठना चाहता, कुछ ना कुछ करते हाँ, रहना मेरा भी चाहता है। मानना जी। है कि जब आपको खुदा ने इतनी चीज़ों से नवाजा है, तो वो बाद में आपसे जवाब पूछेगा कि भाई हमने तुम्हें इतनी चीज़ें दी थी, तुमने क्या किया। जी। ये हिसाब हमें वहाँ देना पड़ेगा। तो जब मैं उसको कुरेद रही थी, तो साड़ी क्योंकि बहुत पसंदीदा लिबास है, तो फिर ख्याल आया कि साड़ी, तो मैं साड़ी बहुत ख़रीदती रहती थी। और ये है टेलीविज़न की बात, क्योंकि उस ज़माने में तो हमें बिल्कुल सादी साड़ी पहनना पड़ती थी। अगर हम कुछ भी वीव पहन लेते थे या कुछ ब्रोकेट, वो हमें अलाउड नहीं था। तो फिर ये शौक़ बाद में पूरा किया, तो जब मेरे पास एक कलेक्शन हो गया काफ़ी 25-30 साड़ी का, तो फिर ये आया कि इसको एक सिस्टम में ला के और फिर इसको प्रमोट किया जाए। तो अब हमारे पास हमारा एक डिज़ाइन हाउस है, नौरा डिज़ाइन हाउस, जिसमें हमारे कारीगर्स हैं, पूरा एक यूनिट है जहाँ पर हम लोग इसको बना रहे मैम हैं। कहाँ पर नोरा डिज़ाइन हाउस इज, वेयर इज इट सिचुएटेड? इस वक्त बताना ठीक रहेगा, प्रमोशन तो नहीं होगा। नहीं नहीं मैम, मैं खुद आना चाहूँगी इसलिए पूछ हाँ, तो ये रही। डिज़ाइन हाउस है जंगपुराई में। अच्छा। और वहाँ पर कस्टमाइजेशन होता है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी जो डॉटर हैं उनका ब्रांड है नौरा यूएसए। तो वो यहाँ पर इंडो वेस्टर्न चीज़ें बन के वहाँ जाती हैं, यानी गाउन्स हैं, बट काम हमारे कारीगर दबका और वो करते हैं, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये कारीगरी तो मिलती नहीं है। तो इस तरह जो हमारे कारीगरों का जो ये सलाहियत है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाहर की दुनिया तक पहुँचे। तो हमने तीन सलाहियतें, तीन क्रिएटिविटी तो देख ली सलमा सुल्तान में। अब व्हाट नेक्स्ट? एंड व्हाट एल्स? व्हाट नेक्स्ट? डिज़ाइनर के बाद। आपकी रिसर्च क्या कह रही है? मैम इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं थी गूगल पे। ये तो आप ही बता सकती हैं कि अब आपकी अगली पारी क्या होने वाली है। नहीं, उज़मा, मैं सडनली कुछ लिखने का शौक़ हो गया, तो मैं 3-4 साल से कुछ पोइट्री लिखती हूँ। अच्छा। और उसका एक कलेक्शन भी हो गया है, और लोगों का इसरार है और कि अब इसको एक किताब की शक्ल दी जाए। अच्छा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कोई किताब की शक्ल में निकल के आए वो शायरी। तो मैम कुछ शायरी जो आपने लेटेस्ट अभी कुछ लिखी हो वो सुनाना ये चाहेंगी? उज़मा लिखा है, लेकिन मैं याद करके नहीं आई ना, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे पूछेंगी, और अभी मैं इतनी ऐसी शायरा नहीं हुई हूँ कि खड़े होकर मैम थोड़ा फ़ौरन। बहुत ही देखिए, मेरी रिसर्च कहती है, मेरी रिसर्च पूरी है। मैंने फेसबुक पे अभी आपकी एक आध दिन पहले ये पढ़ा है, और ये देखें मैं इसको लिख के लाई हूँ। अगर आप ये हमारे ऑडियंस को सुनाएं तो। ये क्या लेके आई हैं आप? ये मैंने वहीं से कॉपी किया है, फेसबुक के आपके पेज से। पूरी खबर रखते हैं, हमारा काम खबर रखना है। बहुत ख़तरनाक इंटरव्यूअर हैं आप, जी बताएं। ये सड़क भी तो एक जिंदगी है, ओह, जिंदगी के साथ ये चलती है। सड़क है।
अच्छा। जी जी मैम, आप अगर आपको याद नहीं है, अगर आप इस नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, कुछ जी। लाइनें याद हैं। ऑडियंस की इजाज़त है, मैं पढ़ सकती हूँ? अच्छा, मुझे सड़क बहुत इंट्रीग करती है कि एक मजमा है लोगों का जो जा रहा है, ये कौन लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो मेरा जो घर है वहाँ से बड़ी सी विंडो है, तो वहाँ से एक फ्लाईओवर जाता है जिसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो एक दिन मुझे ख्याल आया, मैं पेन लेके बैठी और ये नज़्म मैंने लिखी है जो आपकी इजाज़त से मैं पढ़ना चाहूँगी। शायद इसका उन्वान है सड़क। ये सड़क भी तो एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ चलती है। ये सड़क भी तो एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ चलती है। इसके सीने पे पाँव रख कर न जाने कितनी ज़िंदगियाँ सफ़र करती हैं। गुज़रने के सफ़र में न जाने कितने जन्म इसकी कोख में जज़्ब हो जाते हैं। चलती रहती है हर घड़ी, हर पल में एक कहानी लिए हुए। एक सफ़र गाड़ियों का, हेलमेट में छुपे कुछ सर और कुछ पाँव सड़क को नापते हुए। आवाज़ों का शोरगुल, एम्बुलेंस की चीखती गुहार, सड़क भी सोचती है कहाँ ख़त्म होगा दर्द का ये सफ़र। कितने कितने ज़ख्मों के दर्द इसने खाए हैं, कितने ज़ख्मों के दर्द इसने खाए हैं, कितने पाँव के छाले इसमें गहराए हैं। इसकी मिट्टी में ढूंढकर कितने निवाले किसी बच्चे ने खाए हैं। अपने कांधों पे अपने प्यार को रखकर, अपने कांधे पे अपने प्यार को रखकर कितने आंसू इसमें डबराए हैं। इसने देखे हैं लकड़ियों के वो जलते अलाव, इसने देखे हैं लकड़ियों के वो जलते अलाव जिसकी तपन ने कई जिस्म जलाए हैं। नहीं सहन कर पाती ज़मीं ये सब कुछ, नहीं सहन कर पाती ज़मीं ये सब कुछ, पलटती है यूं करवट करवट, तभी तो सुनाई देती है ज़लज़लों की आहट। आपको अगर और अपनी पोइट्री याद होती तो हम ज़रूर सुनते, लेकिन उसके लिए एक मुशायरा करेंगे। ज़रूर। मैम, पोइट्री के साथ साथ क्या सिंगिंग का भी शौक़ रहा? गाना गाने का, गाना सुनने का? सुनिए, वो शौक़ है और वो बाथरूम तक महदूद है, तो आप हरगिज़ उसके बारे में मुझसे नहीं मैम, बहुत गुरेज अच्छा, नहीं अगर करेंगी। थोड़ा सा गुनगुना के कुछ बिल्कुल सुना नहीं, दें। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरी रिसर्च ये भी कहती है कि सलमा सुल्तान बहुत गुस्से वाली हैं। नहीं, बहुत गुस्सा नहीं है, लेकिन जब किसी वाजिब बात पे आता, अच्छा हाँ, थोड़ा सा अंदाज़ बदला है। पहले गुस्सा आता था तो आवाज़ से गुस्सा होता था। मैंने सोचा कि इससे तो बहुत खुद ही तकलीफ़ हो जाती है, तो उस गुस्सा जो है सिर्फ आँखों से मैं दिखाती हूँ, विच इज़ बेटर एंड मोर इफ़ेक्टिव। ये अब हो गया, जब पहले जैसे अब मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उस वक्त पे ज़्यादा गुस्सा था कि अब ज़्यादा गुस्सा है? नहीं, बच्चों पे तो मैं कभी गुस्सा नहीं अच्छा। करती थी। नहीं, किसी बात पे, अगर किसी वाजिब बात पे गुस्सा, ऐसा नहीं कि हर वक्त गुस्सा आए, लेकिन जी। कभी कभी आता है, किसी वाजिब बात पे आता है, तो पहले ज़बानी होता था, अब आँखों से होता है। अच्छा। और मैम, क्या क्वीन ऑफ रोजेस के का जो ये करियर रहा, उसमें कुछ कांटे भी आए? किस तरह के चैलेंजेस रहे, कुछ दुश्वारियाँ? ये चैलेंजेस, कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जो स्मूथ हो, और आई थिंक मैंने देखा है कि चैलेंजेस को जब आप इस तरह से अपना लें कि वो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, तो फिर वो चैलेंज नहीं, वो एक नेमत बन जाता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि जब भी चैलेंज आया, जब उसका मुकाबला किया, तो वो फिर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। और एक मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को जो तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म,
उसको बहुत सुनना चाहिए, जी, क्योंकि उससे हम बहुत लोगों सीखने को, इम्प्रूव करने को मिलता है। हाँ, बिकॉज़ आपके जो दोस्त होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, वो आपको इम्प्रूव नहीं होने देते, क्योंकि वो आपकी गलतियों को या तो जी, सिर्फ लिहाज में नहीं तारीफ करते बताते हैं हैं। जी, या मोहब्बत में बताते हैं। लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो आपको पहली बार चोट तो लगती है, लेकिन उस चोट को खाने के बाद इंसान को सोचना चाहिए कि भई इसकी सच्चाई क्या है। तो मैंने यही किया कि चोट खाई, फिर सच्चाई को पकड़ा और फिर अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो उसके बहुत अच्छे नतीजे मुझे मिले। मैम आज जैसे हम बात कर रहे थे पुराने ज़माने की न्यूज़ और आज के ज़माने की न्यूज़, क्योंकि मैं भी एज एन एंकर आई रियली अप्रिशिएट लुकिंग अप एट यू, और एक आइडियल माना जाता है उस वक्त के न्यूज़ एंकर्स को। क्या मैसेज देना चाहेंगी आजकल के न्यूज़ एंकर्स को? नहीं, मैसेज नहीं, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि आजकल के एंकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको देख के हमें लगता है कि खुदा का शुक्र है कि ज़माना हमारा ज़माना नहीं था, क्योंकि जिस शिद्दत से आप लोगों पर प्रेशर है और जितनी मेहनत और लगन से आप उसको निभाते हैं, तो उसके लिए मैं तारीफ़ करूँगी, सराहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो चैनल्स हैं वो कुछ अब क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, ताकि जो इल्ज़ाम आप लोगों पे आता है वो ना आए। बहुत शुक्रिया मैम। एक आखिरी सवाल, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट अब सेशन में बचे हैं और मैं 5 मिनट ऑडियंस को देना चाहूँगी आपसे सवाल करने के लिए। आज भी आपकी शख्सियत की और आपके चेहरे की चमक के पीछे क्या राज है? देखिए, आप लोग भी समझ रहे होंगे बात, ये पूरी रिसर्च नहीं करके आई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आगे के लिए भी ले रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि इसको हम अगले सेशन के लिए मुलतवी करें, क्योंकि ये तो बात इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं होगी। नहीं मैम, आप देखें इस वक्त मैं इतना मेकअप करे बैठी हूँ और आप बहुत सादगी के साथ भी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे चमक है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप कितनी भी तारीफ़ करें, ये राज अभी राज ही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे जो ऑडियंस बैठे हैं, मैं चाहूँगी अगर वो कोई सवाल सलमा जी से पूछना चाहेंगे। अभी मैंने इसका जवाब दिया है कि हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मैंने इसे बताया कि हम लोगों को बाकायदा इसके लिए ट्रेन किया जाता था कि ज़बान ऐसी हो, तो वो हमारे और उस ज़माने में जो पढ़ाई होती थी उसमें भी इन चीज़ों पे ज़ोर था। अब आजकल जो चैनल्स हैं वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो एंकर्स को जिसको जो आता है वो बोल रहा है, उनका मतलब है कि सिर्फ हमें बोलना है। हाँ, बहुत मैं तो इससे कभी एग्री नहीं करती। मैं तो हर पैनल पे यही बात कहती हूँ कि हमारे जो चैनल्स हैं उनको इस तरफ ध्यान देना है, बिकॉज़ हम जनरेशन्स को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चों से हम कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना है, अगर आपको फूल को फूल कहना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो हम फूल कहते हैं, है ना? तो बच्चे अब और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास एक ग्रैंडफ़ादर आ गए हैं आजकल, जिसको गूगल कहते हैं। हम कुछ भी बात कहेंगे, वो नहीं कहते फ़ौरन बात करो, वो कहते हैं अभी गूगल पे देखते हैं। अब वो गूगल जो भी समझा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या समझा रहे हैं। और कोई सवाल आप पूछना चाह रही थी? मैम, पोइट्री का आप शौक़ रखती हैं। आपका पसंदीदा शायर और पसंदीदा शेर? शायरी तो बहुत से पसंदीदा हैं, लेकिन इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है जावेद अख्तर का, और वो शेर है कि आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए, आसूदगी से दिल के सभी दाग धुल गए, लेकिन वो कैसे जाए जो शीशे में बाल है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और कोई सवाल पूछ? जी जी। इसके एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी कि रोल मॉडल का मतलब मैं ये नहीं समझती कि आप उस रोल मॉडल को इमिटेट करें। मेरा ज़िंदगी में तरीका ये रहा कि मैंने हमेशा जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या करते थे उनको मैंने एडमायर किया, और वो जो एडमिरेशन है वो एक बड़े सटल तरीके से आपको मजबूर करता है अपने को बेटर करने में। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो उन्होंने जो किया उससे जो आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके दिल में जो एक मोटिवेशन आ रहा है,
वो आपको ये मोटिवेट करता है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करें। तो बजाय रोल मॉडल को इमिटेट करने के, उनसे इंस्पायर होकर मैंने अपनी कमियों को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अपने को बेहतर बनाने की कोशिश की। जी। नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी चैनल, चाहे उस ज़माने का हो या इस ज़माने का, कुछ बेसिक पॉलिसीज़ होती हैं जिनको लेके चलता है। तो जो एंकर होता है वो तो एक स्पोक्स पर्सन है। उसको जो एक पैरामीटर दिया जाता है उसमें रख के वो बोलता है। आजकल के जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से जो उनसे कहा जाता है वो बोलते हैं। उज़्मा को ज़्यादा पता होगा और आप लोग इनका इंटरव्यू करें मेरे बाद। और हम लोगों का जो ज़माना था उसमें भी ये था कि जो गाइडलाइंस होती थी उसके हिसाब से न्यूज़ बनती थी और हमें उसमें ख़ुद अपनी कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, मैं समझती हूँ कि चैनल भी समाज का रिफ्लेक्शन है। तो ये एक बड़ा सटल कॉम्बिनेशन है कि जब एक चैनल होती है वो समाज की किस बात को हाईलाइट करना चाहती है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल तो हर हर चैनल रखता है ना। बिकॉज आप यू आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो कोई भी चैनल इतना आज़ाद नहीं है। मैम, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूँगी। मेरे ख्याल में ये बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, पत्रकारिता की आज़ादी की। तो पत्रकारिता के फ्रीडम की हम बात ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो बहुत आज़ाद हो चुकी है। तो उसको अब आज़ाद रहने देते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर देखते हैं कि क्या नतीजा वैसे होता है। अगर हम उस वक्त से कंपेयर करें आज की डेट में, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इवॉल्व हुई है। मेरे ख्याल में उस वक्त पे जो था बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, अब बहुत इवॉल्व हुआ है। अगर मैं गलत हूँ मैम तो मुझे टोकें। नहीं, माशाल्लाह बहुत इवॉल्व हुआ है। अब तो चारों तरफ बस प्रेस ही प्रेस है। प्रेस ही प्रेस है। उसके बारे में क्या बात करें हम। जी बिल्कुल आज़ाद है, ज़्यादा ही आज़ाद है। आज़ाद है, बेबाक है, कई खूबियाँ हैं, लेकिन उसके लिए तो आई थिंक वी नीड अनदर पैनल, अनदर जी, डिस्कशन जिसमें आजकल के लोग ज़्यादा और बैठे हुए कुछ हों। और। जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने अच्छे सवाल पूछे, आपने मुझे सुनने की ज़हमत की, तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खैर मैम, मेरे जितने सवालात थे मैंने आज दिल खोल के आपसे पूछ लिए, और रंजीत ने मौका दिया एक बार फिर से, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और जश्न अदब के इस मंच पर यहाँ आकर हम लोगों से बातचीत की। बेहद शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत रंजीत, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उज़्मा, एंड बहुत शुक्रिया रंजीत, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मिलने का। मैम, ये मौका तो हमारे लिए है आपसे मिलने का। एक मुद्दत के बाद आप मिली हैं। इसके पहले तो हम टीवी पर ऐसे ही, और हम क्या देख रहे थे, हमारी ये मैंने माइक इसलिए लिया उज़्मा, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क के 4-5 सब बहुत बड़े शायर, खुशबू सिंह शाद साहब, मदन मोहन दानिश साहब तशरीफ़ रखते हैं, कैसर खालिद साहब, ये हमारे सदर भी हैं, अतर शकील साहब ने बैठे हुए हैं, सब मायानाज शायर हैं सब। लेकिन मैंने इसलिए कि आप तीनों लोग ज़रा तशरीफ़ ले आए ऊपर। ये मौका हम ऐसे नहीं जाने देना चाहते। हमने आपको बताया नहीं, हमारा जश्न अदब का इस साल का जो एक इकलौता अवार्ड होता है मीडिया उसके लिए, जो हम सालाना देते हैं, 2021 का आपको दिया जाना है। आपके बारे में इतनी बातें उज़्मा कर चुकी हैं कि इसमें कुछ ऐड करना ऐसा लगता है कि जैसे जो है। तो शाद साहब तशरीफ़ ले आइए, और जलंधर से शाद साहब, खुशबू सिंह शाद साहब, और मदन मोहन दानिश साहब ग्वालियर से। दोस्तों, शकील साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ। तो और आप लोग तालियां बजाते रहें। ये इकलौता ऐसा मौका है जो हमने कोशिश की कि मैम, हम कुछ, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम जो है मैम ये कबूल करें, बस यही कह सकते हैं। बस कुछ नहीं करने जा रहे हैं मैम अभी, बस आप इधर आ जाए। ले आए आरिफ ज़रा ले आए। इस साल का जश्न अदब का जो मीडिया अवार्ड है 2021 का, वो सलमा सुल्तान मैम के लिए है। और आप लोग अगर तालियां बजा दें तो फिर तो दादा
एक सेकंड लगाइए, हाथ लगाइए सब। ये जश्न आप लोग खड़े ही हो जाएं। एक सेकंड। हाँ मैं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके लिए। और ये हमको दे दीजिए आरिफ। वैसे सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा सर दादा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे थे कि मैं सिर्फ आपका सेशन देखने के लिए आए, थक करके उन्होंने कहा मैं अभी भी उस आया, मैंने कहा कि हमारी तो नशीद शाम को है, लेकिन आपका सेशन देखने के लिए मैं स्पेशली आया। बहुत पुराना मैं आपका फ़ैन हूँ, बहुत ज़बरदस्त आपका फ़ैन।